चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 12 रूपांतरण काढ़। ऊपर पहुंचकर वो पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरे और प्रोफेसर मैगोनेगल ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा धीमे से खुला और वो अंदर दाखिल हो गए। प्रोफेसर मैगोनेगल ने हैरी से इंतज़ार करने को कहा और उसे वहाँ अकेला छोड़कर अंदर चली गई। हैरी ने चारों तरफ देखा। एक बात तो तय थी, इस साल हैरी जितने भी टीचर्स के ऑफिस में गया था उनमें डम्बलडोर का ऑफिस सबसे दिलचस्प था। अगर वो इस बात से बुरी तरह डर नहीं रहा होता कि उसे निकाला जाने वाला है तो वो इसे देखने का मौका पाकर बहुत खुश होता। ये एक बड़ा और सुंदर गोलाकार कमरा था जो अजीब किस्म की छोटी छोटी आवाज़ों से भरा था। चांदी के बने बहुत से विचित्र यंत्र पहिए वाली टेबलों पर रखे थे। इन यंत्रों में से धुएं की हल्की लकीरें निकल रही थी। दीवारों पर चारों तरफ हॉगवर्ट्स के पुराने हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेसेस की तस्वीरें लगी थी जो अपने फ्रेम्स में आराम करते हुए ऊँघ रहे थे। वहाँ एक पंजेदार पैरों वाली एक बड़ी टेबल भी थी और इसके पीछे अलमारी में गंदी और पैबंद लगी हॉगवर्ट्स की बोलती टोपी रखी थी। हैरी झिझका। उसने दीवार पर सो रहे जादूगरों और जादूगरनियों को ध्यान से देखा। फिर सोचा कि अगर वो टोपी को उठा ले और फिर पहनकर देखे तो कोई नुकसान तो नहीं है। वही देखना चाहता था, तसल्ली करना चाहता था कि क्या टोपी ने उसे सही हाउस में भेजा है। वो शांति से टेबल का चक्कर लगाकर अलमारी के पास पहुंचा। उसने टोपी उठाई और धीरे से अपने सिर पर रख ली। टोपी बड़ी थी और जब हैरी ने उसे पहना तो पिछली बार की तरह इस बार भी वो उसकी आंखों के सामने आ गई। हैरी ने टोपी के अंदर के काले हिस्से को घूरा और इंतजार करने लगा। फिर उसे कान में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। उलझन में हो हैरी पॉटर? हाँ, आपको कष्ट देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता था, तुम सोच रहे हो कि क्या मैंने तुम्हें सही हाउस में भेजा है या नहीं? टोपी ने उसके मुंह से शब्द छीनते हुए कहा। हाँ, तय करना तो मुश्किल था कि तुम्हें किस हाउस में भेजा जाए, पर मैं अब भी वही कहूँगा जो मैंने पहले कहा था। हैरी का दिल उछलने लगा। तुम्हारी सही जगह नाग शक्ति हाउस में ही थी। हैरी के पेट में मरोड़ें उठने लगी। उसने टोपी का सिरा पकड़कर उसे उतार दिया। अब गंदी और मुरझाई सी टोपी उसके हाथ में बेजान होकर लटक रही थी। हैरी ने उसे दोबारा अलमारी में रख दिया। उसका जी मचलने लगा था। तुम गलत हो, उसने खामोश और स्थिर टोपी की तरफ देखते हुए जोर से कहा। टोपी में कोई हलचल नहीं हुई। हैरी उसकी तरफ देखते हुए पीछे हट गया। फिर उसे अपने पीछे से अजीब सी रूंधी हुई आवाज़ आई जिसे सुनकर वो घूम गया। वो कमरे में अकेला नहीं था। दरवाजे के पीछे सुनहरे स्टैंड पर एक कमज़ोर बूढ़ा सा पक्षी खड़ा था जो अध नोची हुई मुर्गी की तरह दिख रहा था। हैरी ने उस पक्षी को देखा। पक्षी ने भी उसकी तरफ दर्द भरे अंदाज में देखा और एक बार रूंधी हुई आवाज़ निकाली। हैरी सोच रहा था कि वो बहुत बीमार दिख रहा था। उसकी आंखें बेजान थी और हैरी के देखते ही देखते पूंछ में से 2 पंख निकलकर गिर गए। हैरी के मन में विचार आया कि अब होने को यही बाकी रह गया है कि जब वो डम्बलडोर के ऑफिस में अकेला हो तभी डम्बलडोर का पालतू पक्षी मर जाए। तभी उसने देखा कि पक्षी के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। हैरी सदमे से चिल्लाया और टेबल की तरफ भागा। उसने हड़बड़ी में चारों ओर देखा कि शायद कहीं उसे पानी का गिलास दिख जाए, पर पानी कहीं नहीं था। इस दौरान पक्षी आग का गोला बन चुका था। वो जोर से चीखा और अगले ही पल वहाँ कुछ भी नहीं था। हैरी को बस फर्श पर राख का सुलगता ढेर ही दिख रहा था। ऑफिस का दरवाज़ा खुला और डम्बलडोर अंदर आए। वो बड़े गंभीर दिख रहे थे। प्रोफेसर, हैरी ने तेजी से सांस खींचते हुए कहा, आपका पक्षी, मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई। हैरी को देखकर आश्चर्य हुआ कि डम्बलडोर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, समय तो हो ही गया था, वो बोले। वो कुछ दिनों से बहुत भयानक स्थिति में था। मैं उससे कह रहा था कि ये काम कर ले। हैरी के चेहरे के स्तब्ध भाव को देखकर वो धीरे से हंसे। ज्वाला एक फीनिक्स है हैरी। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वो खुद में आग लगा लेता है और अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। देखो, हैरी ने समय रहते देखा कि राख में एक छोटे और झुर्रीदार नवजात पक्षी का सिर निकल रहा था और ये भी पुराने पक्षी जितना ही बदसूरत दिख रहा था। अफसोस की बात है कि तुमने उसे उसके जलने के दिन देखा, डम्बलडोर ने अपनी टेबल के पीछे बैठते हुए कहा। ज़्यादातर समय ये सचमुच बहुत सुंदर दिखता है, अद्भुत लाल और सुनहरे पंख वाला। फीनिक्स बहुत ही दिलचस्प जीव होते हैं हैरी। भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। उसके आंसुओं में घाव भरने की शक्ति होती है और ये बहुत ही वफादार पालतू जीव होते हैं। ज्वाला के आग से जल जाने के सदमे में हैरी भूल गया कि वो वहाँ क्यों आया था। पर जब डम्बलडोर टेबल के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हैरी को अपनी पहनी और हल्की नीली निगाह से घूरा तो उसे सब कुछ याद आ गया। बहरहाल, इससे पहले कि डम्बलडोर और कुछ कहे, ऑफिस का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और बौखलाया हुआ हैग्रिड अंदर घुस गया। उसकी आंखों में जंगली आवेश था। उसकी टोपी उसके झबरीले काले सिर पर रखी थी और वो मरा हुआ मुर्गा अभी भी उसके हाथ में झूल रहा था। हैरी ने कुछ नहीं किया प्रोफेसर डम्बलडोर,
हैरी को देखकर हैग्रिड ने उतावलेपन से कहा, उस बच्चे से मिलने के लिए कुछ सेकंड पहले हमने ही उससे बात की थी, उसे समय नहीं मिला होगा सर। डम्बलडोर ने कुछ बोलने की कोशिश की पर हैग्रिड बोलता गया और उत्तेजना में उस मुर्गे को हिलाता रहा, जिस वजह से चारों तरफ पंख फैल गए। वो ये नहीं कर सकता, अगर जरूरत पड़े तो हम मंत्रालय के सामने भी कसम खाने को तैयार है। हैग्रिड, मैं आपने गलत बच्चे को पकड़ा है सर, हम जानते हैं हैरी कभी कम। हैग्रिड, डम्बलडोर जोर से बोले। मैं जानता हूँ हैरी ने उन लोगों पर हमला नहीं किया है। ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब उसका मुर्गा बाजू में ढीला पड़ गया था। ठीक है, हम बाहर इंतजार करते हैं हेडमास्टर। और वो लज्जित दिखते हुए पैर घसीटता हुआ बाहर चला गया। आपको नहीं लगता है मैंने किया है प्रोफेसर? हैरी ने आशा भरे स्वर में कहा, जब डम्बलडोर ने अपनी टेबल से मुर्गे के पंख हटाए। नहीं हैरी, मुझे नहीं लगता, डम्बलडोर ने कहा। हालांकि उनका चेहरा फिर गंभीर हो गया। फिर भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हैरी ने घबराकर इंतजार किया। जब डम्बलडोर ने उसे तोला, उनकी लंबी उंगलियां आपस में गुथी हुई थी। हैरी, मुझे तुमसे पूछना है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? उन्होंने नरमी से कहा। कोई भी चीज़। हैरी को समझ में भी नहीं आया कि किस बात का जवाब दे। उसने मैल्फॉय के चिल्लाने के बारे में सोचा, अब तुम्हारी बारी है बच जा तुम। और फिर उसने रूपांतरण काढ़े के बारे में सोचा जो मायूस मीना के बाथरूम में उबल रहा था। फिर उसने अदृश्य आवाज़ों के बारे में सोचा जो उसे 2 बार सुनाई दी थी। और उसे रॉन की कई बात याद आई। जो आवाज़ें किसी दूसरे को सुनाई ना दे, उन्हें सुनना अच्छी बात नहीं है, जादू की दुनिया में भी नहीं। उसने इस बारे में भी सोचा कि सारे विद्यार्थी उस बारे में क्या कह रहे थे। और उसे खुद अंदर से डर सता रहा था कि नागेश नागशक्ति से उसका किसी तरह का संबंध है। नहीं, हैरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर अब तक महल में सिर्फ घबराहट का माहौल था, तो जस्टिन और लगभग सिरकटे निक पर हुए दोहरे हमले के बाद जबरदस्त दहशत फैल गई थी। अजीब बात यह थी कि लोग लगभग सिरकटे निक के हाल को देखकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि वो कौन होगा जो एक भूत का भी ये हाल कर सकता है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मर चुके व्यक्ति को भी इतना नुकसान पहुंचा सकती है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सीटें बुक कराने के लिए लगभग भगदड़ मच गई, क्योंकि सभी लोग क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते थे। अगर इतनी संख्या में विद्यार्थी चले जाएंगे तो महल में सिर्फ हम लोग बचेंगे, रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा। हमारे अलावा बस मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल ही बचेंगे। हमारी ये छुट्टियां कितनी मज़ेदार गुजरने वाली है ना। क्रैब और गॉयल हमेशा वही करते थे जो मैल्फॉय करता था, इसलिए उन्होंने भी छुट्टियों में रुकने वाली सूची में दस्तखत कर दिए थे। पर हैरी इस बात से खुश था कि ज़्यादातर लोग घर जा रहे थे। वो ये देखते देखते तंग आ गया था कि लोग गलियारों में उससे बचकर निकले, जैसे उसके जहरीले दांत निकलने वाले हों या वो जहर उगलने वाला हो। उसके पास से गुजरते समय विद्यार्थी जिस तरह बुदबुदाते थे, इशारा करते थे और फुफकारने की नकल करते थे, वो उकता गया था। बहरहाल फ्रेड और जॉर्ज को ये बहुत मज़ेदार लगता था। वो गलियारों में हैरी के आगे बॉडीगार्ड बनकर चलते थे और चिल्लाते जाते थे, नाग शक्ति के वारिस के लिए रास्ता छोड़ो, एक सबसे बड़ा शैतानी जादूगर आ रहा है, रास्ता खाली करो। पर्सी को यह हरकत पसंद नहीं आई। उसने रूखेपन से कहा, ओए ये हंसने की बात नहीं है। फ्रेड बोला, अरे रास्ते से हटो पर्सी, हैरी को जल्दी है। जॉर्ज ने किलकारी भरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, वो रहस्यमय तहखाने में अपने जहरीले सेवक के साथ चाय पीने जा रहे हैं। जिनी को भी ये मजाक पसंद नहीं आया। जब फ्रेड हैरी से चिल्लाकर पूछता कि अब वो किस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो जॉर्ज ये अभिनय करता था कि वो एक लहसुन की कली पकड़कर हैरी को दूर भगा रहा है। तो जिनी हर बार बिलखते हुए कहती थी, ऐसा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। हैरी को इससे फर्क नहीं पड़ा, पर उसे अच्छा लगा कि कम से कम फ्रेड और जॉर्ज को तो ये विचार मूर्खतापूर्ण लगता था कि हैरी नाग शक्ति का वारिस हो सकता था। पर उनकी मस्खरी से ड्रेको मैल्फॉय उत्तेजित हो जाता था। जब भी उन्हें इस तरह की हरकतें करते देखता था तो हर बार बुरा सा मुंह बना लेता था। रॉन ने समझदारी से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये कहने के लिए उतावला हो रहा है कि नाग शक्ति का वारिस वो खुद है। तुम तो जानते ही हो कि उसे कोई किसी भी चीज में हरा दे तो वो कितना चिढ़ जाता है। उसे इस बात से तकलीफ हो रही है कि सारे घिनौने काम का श्रेय तुम्हें क्यों मिल रहा है। ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, काढ़ा लगभग तैयार है, हम किसी भी दिन उससे सच्चाई उगलवा लेंगे। आखिरकार वो सत्र समाप्त हो गया और महल में खामोशी छा गई, जो जमीन पर जमी बर्फ की तरह ही गहरी थी। इस खामोशी में हैरी को उदासी के बजाय शांति का एहसास हुआ। उसे बहुत सुखद लग रहा था कि अब गरुड़द्वार हाउस पर उसका, हरमाइनी और वीजली भाइयों का कब्जा था। अब वो हल्ला मचाते हुए एक्सप्लोडिंग स्नैप खेल सकते थे और किसी को भी कष्ट नहीं होता था। अब वो खुलकर युद्ध कला अभ्यास कर सकते थे। फ्रेड, जॉर्ज और जिनी स्कूल में इसलिए रुक गए थे क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ बिल से मिलने के लिए इजिप्ट नहीं जाना चाहते थे। पर्सी को उनका बचकाना व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए वो गरुड़द्वार हॉल में ज़्यादा देर ठहरता नहीं था।
वो पहले ही शान झाड़ते हुए उन्हें बता चुका था कि क्रिसमस की छुट्टियों में वो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि प्रीफेक्ट के रूप में उसका कर्तव्य था कि मुश्किल समय में अपने टीचर्स की मदद करे। क्रिसमस की सुबह ठंडी और सफ़ेद थी। हैरी और रॉन अपने कमरे में अकेले बचे थे। वो चैन से सो रहे थे पर हरमाइनी ने आकर उन्हें उठा दिया। हरमाइनी पूरी तरह तैयार होकर कमरे में आ गई थी और उसके हाथ में दोनों के लिए तोहफे थे। उठो, वो खिड़की के पर्दे खींचते हुए बोली। हरमाइनी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। रॉन ने अपनी आंखों को अंदर आती रोशनी से बचाते हुए कहा, मेरी क्रिसमस। हरमाइनी ने उनकी तरफ तोहफा उछालते हुए कहा, मैं 1 घंटे पहले जाग गई थी और काढ़े में थोड़े से पतंगे और डाल चुकी हूँ। काढ़ा तैयार है। हैरी उठकर बैठ गया। उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी। तुम सही कह रही हो? बिल्कुल। उसने स्कैबर्स चूहे को हटाया ताकि वो हैरी के बिस्तर के कोने पर बैठ सके। अगर हमें ये काम करना है तो मैं यही कहूँगी कि आज रात को ही करना होगा। उसी पल हेडविग पंख फड़फड़ाते हुए कमरे में आई। उसकी चोंच में एक छोटा सा पैकेट था। जब वो बिस्तर पर उतरी तो हैरी खुश होकर बोला, हेलो, तो तुम अब मुझसे बात करने लगी हो? हेडविग ने प्यार भरे अंदाज में हैरी का कान कुतरा। जो तोहफा हेडविग लाई थी उसकी तुलना में हैरी को हेडविग के प्रेम का यह तोहफा ज़्यादा पसंद आया। वो डर्सली दंपति का तोहफा लाई थी जिन्होंने हैरी को एक टूथपिक भेजी थी और एक चिट्ठी भी जिसमें लिखा था कि क्या वो गर्मी की छुट्टियों में भी हॉगवर्ट्स में ही रुक सकता है। हैरी के क्रिसमस के बाकी तोहफे इससे ज़्यादा संतोषजनक थे। हैग्रिड ने उसे ट्रिकल टॉफ़ी का एक बड़ा सा टिन भेजा था जिसे हैरी ने खाने से पहले आग में नरम करने का फैसला किया। रॉन ने उसे फ्लाइंग विद द कैनन्स किताब दी थी जिसमें उसकी प्रिय क्विडिच टीम के बारे में रोचक तथ्य थे। और हरमाइनी ने उसके लिए बाज के पंख वाली एक बेहतरीन कलम ली थी। हैरी ने आखिरी तोहफे को खोला। इसमें उसे मिसेस वीजले के हाथ का बुना एक नया स्वेटर और एक बड़ा स्पंज केक मिला। उसने अपराध बोध के एक नए एहसास के साथ उनका भेजा कार्ड रखा। वो मिस्टर वीजली की कार के बारे में सोच रहा था जो लड़ाकू पेड़ के साथ हुई टक्कर के बाद आज तक नहीं दिखी थी। वो नियमों को तोड़ने की उस योजना के बारे में भी सोच रहा था जो उसने और रॉन ने बनाई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी को हॉगवर्ट्स में क्रिसमस डिनर में मज़ा ना आए, भले ही उसे बाद में रूपांतरण काढ़ा पीने का डर सता रहा हो। बड़ा हॉल भव्य था। न सिर्फ वहाँ पर बर्फ़ में ढके 1 दर्जन क्रिसमस ट्रीज रखे थे और शूलपर्णी और मिसलटो की मोटी पताकाएं छत पर गुत्थम गुत्था होकर लहरा रही थी, बल्कि गर्म और सूखी अभिमंत्रित बर्फ छत से गिर रही थी। डम्बलडोर ने उन्हें अपने कुछ प्रिय क्रिसमस के गीत सुनाए। हैग्रिड अंडे के कॉकटेल का हर गिलास पीने के बाद और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। पर्सी का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि फ्रेड ने उसके प्रीफेक्ट के बैज पर जादू कर दिया था जिस वजह से उस पर वज्र मूर्ख लिखा गया था। वो उन सबसे पूछता रहा कि वो उसकी तरफ देखकर हंस क्यों रहे हैं। हैरी को उनकी बात की परवाह नहीं थी कि नागशक्ति की टेबल से ड्रेको मैल्फॉय जोर से अब उसके नए स्वेटर के बारे में टिप्पणियां कर रहा है। हैरी ने सोचा अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ ही घंटों में मैल्फॉय की हवा निकल जाएगी। हैरी और रॉन ने अभी क्रिसमस पुडिंग का तीसरा दौर ही खत्म किया था कि तभी हरमाइनी उन्हें खींचकर हॉल से ले गई ताकि शाम की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। अब हमें उन लोगों की कोई चीज़ चाहिए जिनके रूप में तुम्हें बदलना है, हरमाइनी ने सामान्य लहजे में कहा, जैसे वो वॉशिंग पाउडर लाने के लिए सुपरमार्केट भेज रही हो। और जाहिर है अगर तुम क्रैब और गॉयल की कोई चीज़ ला सको सबसे अच्छा रहेगा। वो मैल्फॉय के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो उनसे कुछ नहीं छुपाएगा। और हमें इंतज़ाम भी करना है कि जब हम उससे पूछताछ कर रहे हो तब असली क्रैब और गॉयल वहाँ पर ना आ जाए। मैंने सब प्लान कर लिया है, उसने आगे बढ़ते हुए हैरी और रॉन के चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसके हाथ में 2 बड़े चॉकलेट केक थे। इनमें मैंने सादी नींद की दवा मिला दी है, सादी पर असरदार। तुम्हें बस इतना करना है कि इन्हें किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ क्रैब और गॉयल इन्हें देख लें। तुम तो जानते हो वो कितने बड़े पेटू है, वो इन्हें खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। जब वो सो जाए तो उन्हें झाड़ू वाली अलमारी में बंद कर देना और उनके कुछ बाल उखाड़ लेना। हैरी और रॉन ने अविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा। हरमाइनी, मुझे नहीं लगता, हमारी योजना गड़बड़ा सकती है। पर हरमाइनी की आंखों में फौलाद जैसी चमक थी, जो वैसी ही थी जैसे प्रोफेसर मैगोनेगल की आंखों में दिखती थी। क्रैब और गॉयल के बालों के बिना काढ़ा काम नहीं करेगा, उसने सख्ती से कहा। तुम मैल्फॉय से पूछताछ करना चाहते हो या नहीं? अच्छा ठीक है, पर तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास किसके बाल हैं? मेरे पास तो पहले से ही है, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। ये कहते हुए वो उसने अपनी जेब से छोटी सी बोतल निकाली और उसके अंदर पड़ा इकलौता बाल दिखाया। याद है युद्ध कला प्रशिक्षण में मिलिसेंट बल्स्ट्रोड मेरे साथ कुश्ती कर रही थी। जब वो मेरा गला दबा रही थी तब मेरे कपड़ों पर उसका ये बाल लग गया था। अब वो क्रिसमस के लिए घर चली गई है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं बीच में ही वापस लौट आई। जब हरमाइनी दोबारा रूपांतरण काढ़े की जांच करने गई तो हैरान परेशान दिख रहा रॉन हैरी की तरफ मुड़कर बोला, क्या तुमने कभी किसी दूसरी ऐसी योजना के बारे में सुना है जिसमें इतनी सारी गड़बड़ें हो सकती हो? पर रॉन और हैरी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब पहला दौर उतनी आसानी से सफल हो गया जितना हरमाइनी ने कहा था।
क्रिसमस टी के बाद वो वीरान प्रवेश हॉल में छुपकर क्रैब और गोयल का इंतजार कर रहे थे, जो नागशक्ति के टेबल पर अकेले बचे थे और अपने मुंह में चौथी बार स्पंज केक ठूंस रहे थे। हैरी ने सीढ़ियों पर बने छोटे से खंभे के सिरे पर चॉकलेट केक रख दिए। जब हैरी और रॉन ने क्रैब और गोयल को बड़े हॉल से बाहर आते देखा तो वो जल्दी से अगले दरवाजे के पास रखे एक कवच के पीछे छुप गए। कोई इतना बड़ा ढक्कन कैसे हो सकता है? रॉन ने विजयी अंदाज में फुसफुसाया, जब क्रैब ने खुश होकर गोयल की तरफ देखा और केक की तरफ इशारा किया। फिर उन दोनों ने केक उठा लिए और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए अपने बड़े मुंह में साबुत केक भर दिया। कुछ समय तक तो चटकारे लेकर वो केक का स्वाद लेते रहे और उनके चेहरे पर उल्लास का भाव नजर आया। फिर चेहरे के भाव बदले बिना दोनों फर्श पर पीछे की तरफ लुढ़क गए। सबसे मुश्किल काम था उन्हें हॉल के दूसरे सिरे पर रखी अलमारी में छुपाना। एक बार जब उन दोनों को बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच सुरक्षित तरह से छुपा दिया गया तो हैरी ने गोयल के और रॉन ने क्रैब के कुछ बाल खींच लिए। उन्होंने क्रैब और गोयल के जूते भी ले लिए, क्योंकि उनके अपने जूते क्रैब और गोयल के पैरों के हिसाब से बहुत छोटे थे। उन्होंने जो किया था उस पर हैरान होते हुए वो भागकर मायूस मीना के बाथरूम पर गए। बाथरूम के अंदर पहुंचने के बाद काले धुएं की मोटी परत के कारण उन्हें देखने में मुश्किल हो रही थी। धुआं उसी टॉयलेट से निकल रहा था जिसमें हरमाइनी कढ़ाई में उबलते काढ़े को हिला रही थी। अपने चेहरे पर दुशालों ढकते हुए हैरी और रॉन ने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। हरमाइनी! उन्हें कुंडी खुलने की आवाज़ आई और हरमाइनी आ गई। उसका चेहरा चमक रहा था और वो उत्तेजित थी। उसके पीछे से उन्हें उबड़ते हुए गाढ़े से काढ़े की खदबद सुनाई दे रही थी। टॉयलेट सीट पर कांच के 3 गिलास पहले से तैयार थे। उनके बाल ले लिए? हरमाइनी ने सांस रोक कर पूछा। हैरी ने उसे गोयल के बाल दिखा दिए। अच्छा, मैंने लॉन्ड्री से ये कपड़े लिए हैं, नागशक्ति के। हरमाइनी ने एक छोटी थैली उठाते हुए कहा। जब तुम क्रैब और गोयल में बदल जाओगे तुम्हें बड़े कपड़े चाहिए होंगे। उन तीनों ने कढ़ाई को घूरा। पास से दिखने पर काढ़ा कीचड़ जैसा काला दिख रहा था, जो धीमे धीमे उबल रहा था। मुझे विश्वास है सब कुछ ढंग से हुआ है। हरमाइनी ने एक बार फिर सबसे शक्तिशाली काढ़े नामक किताब के धब्बे भरे पन्ने पर परेशान अंदाज में पढ़ते हुए कहा। ये वैसा ही दिखता है जैसा ये किताब में बताया गया है। एक बार जब हम इसे पी लेंगे तो 1 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद हम अपने रूप में वापस आ जाएंगे। अब क्या करें? रॉन बोला। हम इसे 3 गिलासों में बांट लेते हैं और बाल डाल देते हैं। हरमाइनी ने गिलासों में ढेर सारा काढ़ा डाला। फिर कांपते हाथों से उसने मिलिसेंट बोल्स्टोड का बाल बोतल से बाहर निकाला और पहले गिलास में डाल दिया। काढ़ा उबलती केतली में तेजी से हिस की आवाज़ करने लगा और उसमें झाग उठने लगा। एक पल बाद उसका रंग बुरी तरह पीला हो गया। मिलिसेंट का मसाला, रॉन नफरत से गिलास को घूरते हुए कहा। शर्त लगा लो, भयानक स्वाद होगा। जो बाल तुम लाए हो अपने अपने गिलास में डालो। हैरी ने बीच वाले गिलास में गोयल का बाल डाला और रॉन ने आखिरी गिलास में क्रैब का। दोनों गिलासों में हिस की आवाज़ के साथ झाग उठा। फिर गोयल के बाल वाला काढ़ा खाकी रंग का हो गया और क्रैब के बाल वाला काले और भूरे रंग का। जब रॉन और हरमाइनी अपने अपने ग्लासेस की तरफ बढ़े तो हैरी बोला, ठहरो, बेहतर होगा कि हम काढ़ा यहाँ ना पिए। जब हम क्रैब और गोयल में बदल जाएंगे तो हमारे कपड़े छोटे हो जाएंगे और मिलिसेंट भी कोई नन्ही परी तो नहीं है। अच्छा विचार है, रॉन ने दरवाजे की सांकल खोलते हुए कहा। अलग अलग टॉयलेट में जाकर काढ़ा पीते हैं। गिलास से रूपांतरण काढ़े की एक भी बूंद न छलके, इस बात का ख्याल रखते हुए हैरी बीच वाले टॉयलेट में घुस गया। तैयार? तैयार। 1 2 3। अपनी नाक दबाकर हैरी ने काढ़े को 2 बड़े घूंटों में गटक लिया। इसका स्वाद ज़्यादा पकी हुई पत्ता गोभी जैसा था। तत्काल उसके पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे जिंदा सांप निकल लिया हो। वो दोहरा हो गया और उसे लगा कि उसे उल्टी हो जाएगी। फिर उसे ऐसा लगा कि उसका पेट जल रहा है। जलन का यह एहसास तेज़ी से उसके पेट से निकलकर हाथ पैर की उंगलियों तक फैल गया। इसके बाद उसे लगा कि जैसे उसका शरीर पिघल रहा हो। वो अपने हाथ पैरों पर गिर गया। अगले ही क्षण जैसे उसके शरीर की पूरी चमड़ी गर्म मोम की तरह उबलने लगी। फिर उसके देखते ही देखते उसके हाथ लंबे होने लगे, उंगलियां मोटी होने लगी, नाखून चौड़े होने लगे और पोर नट बोल्ट की तरह फूलने लगे। कंधे फैलते समय उसे बहुत दर्द हुआ। इसके अलावा अपने माथे पर होने वाले चुभन के एहसास से उसे पता चल गया कि उसके बाल उसकी बाहों की तरफ लटक रहे थे। जब उसका सीना किसी ढोल की तरफ फूल गया तो इस वजह से उसके कपड़े फट गए। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था क्योंकि उसके जूते गोयल के पैरों से पूरे 4 नंबर छोटे थे। जितने अचानक ये शुरू हुआ था उतने ही अचानक सब खत्म हो गया। हैरी पत्थर के ठंडे फर्श पर मुंह के बल पड़ा था। आखिरी टॉयलेट में उसे मुइना की उदास बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने जूते उतार कर दूर फेंके और खड़ा हो गया। उसने सोचा, तो गोयल बनकर ऐसा लगता है। कांपते हुए बड़े हाथों से उसने अपने पुराने कपड़े उतारे, जो अब उसके टखने से 1 फीट ऊपर झूल रहे थे।
इसके बाद उसने हरमाइनी के लाए बड़े कपड़े पहने और गोयल के नाव जैसे जूतों के फीते बांधे। उसे अपनी आंखों में गुस्से बाल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ माथे के नीचे उभरने वाले बालों तक ही पहुंचा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि चश्मे की वजह से उसे हर चीज़ धुंधली दिख रही थी। जाहिर है गोयल को चश्मे की ज़रूरत नहीं थी। उसने चश्मा उतारा और पूछा, तुम दोनों ठीक हो? उसके मुंह से गोयल जैसी तीखी आवाज़ निकली। हाँ। दाई तरफ से क्रैब की भारी आवाज़ आई। हैरी ने अपने दरवाजे की कुंडी खोली और चटके हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। गोयल अपनी भावहीन आंखों से उसकी तरफ घूर रहा था। हैरी ने अपने कान खुजाए तो गोयल ने भी ऐसा ही किया। रॉन ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। रॉन और क्रैब में कोई फ़र्क नहीं था, सिवाय इसके कि वो पीला और सदमे में लग रहा था। क्रैब की तरह रॉन के बाल भी गोलाई में कटे थे और उसकी बाहें भी लंबी और गोरिल्ले जैसी थी। यकीन नहीं होता ना? रॉन ने आईने के पास आते हुए क्रैब की सपाट नाक को खुजाते हुए कहा। यकीन ही नहीं होता। बेहतर होगा कि हम चले, हैरी ने अपनी घड़ी ढीली करते हुए कहा, जो अब गोयल की मोटी कलाई में बुरी तरह चुभ रही थी। हमें यह भी पता लगाना है कि नागशक्ति का हॉल कहाँ है। काश हमें कोई मिल जाए जिसके पीछे पीछे हम पहुंच सके। रॉन, जो हैरी की तरफ देख रहा था, बोला, तुम नहीं चाहते ना कि गोयल को कुछ सोचते दिखना कितना अजीब है? उसने हरमाइनी का दरवाज़ा बड़बड़ाया। चलो, हम चलने वाले हैं, एक ऊंचे सुर में निकली आवाज़ ने जवाब दिया। नहीं, मैं नहीं आ रही, तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। हरमाइनी, हम जानते हैं कि मिलेसेंट बदसूरत है, कोई भी जान नहीं पाएगा ये तुम हो। नहीं, सचमुच मैं नहीं चल पाऊंगी, तुम लोग जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। हैरी ने परेशान रॉन की तरफ देखा। अब तुम्हारे चेहरे पर गोयल जैसा भाव आया है। जब कोई टीचर उससे सवाल पूछता है तो वो ऐसा ही दिखता है। हैरी ने खड़े खड़े दरवाजे पर पूछा। हरमाइनी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, पर तुम लोग जाओ। हैरी ने घड़ी को देखा। उसके पास जो बेशकीमती 60 मिनट थे उसमें से 5 जा चुके थे। उसने हरमाइनी से कहा, हम तुमसे यहीं मिलेंगे, ठीक है ना? हैरी और रॉन ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला ताकि तसल्ली कर लें कि रास्ता साफ है। इसके बाद वो चल पड़े। हैरी ने रॉन से बुदबुदा कर कहा, चलते समय अपने हाथ ऐसे मत झुलाओ। क्रैब उन्हें सख्त रखता है, सीधा ऐसे। हाँ, अब ठीक है। वो संगमरमर की सीढ़ियों से उतरे। अब उन्हें नागशक्ति के किसी विद्यार्थी की तलाश थी जिसका पीछा करते हुए वो हॉल में जा सके, पर आसपास कोई नहीं था। हैरी बोला, कोई सुझाव? नागशक्ति के लोग नाश्ते के लिए हमेशा वहाँ आते हैं। रॉन ने तहखाने के प्रवेश द्वार के तरफ सिर हिलाकर कहा। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि उसी समय घुंघराले बालों वाली एक लड़की उस प्रवेश द्वार से बाहर निकली। रॉन उसके पास फुर्ती से पहुंचते हुए बोला, सुनिए, हमारे हॉल का रास्ता कहाँ से है? क्या? लड़की ने सख्ती से कहा। हमारे हॉल का? मैं चील खात में हूँ। वो मुड़कर उन्हें शक भरी नजरों से देखते हुए दूर चली गई। हैरी और रॉन तेजी से पत्थर की सीढ़ियां उतरते हुए अंधेरे में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गूंज रही थी, क्योंकि क्रैब और गोयल के विशाल पैर फर्श पर तेजी से पड़ रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि यह काम उतना आसान नहीं होगा जितनी कि उन्हें उम्मीद थी। भूल भुलैया की तरह दिखते गलियारे खाली थे। वो स्कूल के अंदर गहराई में चलते चले गए। वो लगातार अपनी घड़ियां देख रहे थे ताकि उन्हें पता रहे कि उनके पास कितना समय बचा था। 15 मिनट बीतने के बाद जब वो बेचैन होने लगे तो अचानक किसी के सामने से आने की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, रॉन ने रोमांचित स्वर में कहा, वहाँ नागशक्ति का कोई विद्यार्थी है। वो आकृति बगल वाले कमरे से निकल रही थी, पर जब वो पास पहुंचे तो उनके दिल डूब गए। वो नागशक्ति का विद्यार्थी नहीं, पर्सी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉन ने आश्चर्य से कहा। पर्सी बुरा मान गया। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें इससे मतलब? तुम क्रैब हो, है ना? क्या? ओ हाँ, रॉन बोला। पर्सी ने कड़क आवाज में कहा, तो अपने कमरे में जाओ। आजकल अंधेरे गलियारों में भटकना सुरक्षित नहीं है, पता नहीं है तुम्हें? तुम भी तो भटक रहे हो, रॉन बोला। मैं प्रीफेक्ट हूँ, मुझ पर कौन हमला करेगा? पर्सी ने अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा। अचानक हैरी और रॉन के पीछे से आवाज आई। ड्रेको मैल्फॉय उनकी तरफ आ रहा था और जीवन में पहली बार रॉन उसे देखकर खुश हुआ। मैल्फॉय उन्हें देखकर बोला, तो यहाँ हो तुम दोनों? लगता है तुम दोनों बड़े हॉल में इतनी देर तक सुअर की तरह अपना मुंह ठूस रहे थे। मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैल्फॉय ने पर्सी की तरफ तिरस्कार भरी निगाह डाली। फिर उसने व्यंग से कहा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो वीजली? पर्सी को बुरा लग गया। स्कूल के प्रीफेक्ट के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। मैल्फॉय ने दांत दिखाया और हैरी और रॉन को अपने पीछे आने का इशारा किया। हैरी तो पर्सी से माफ़ी मांगने वाला था, पर उसने समय रहते खुद को रोक लिया। वो और रॉन जल्दी से मैल्फॉय के पीछे चल गए, जिसने अगले गलियारे में मुड़ते हुए कहा,
वो पीटर वीजली कहीं का। पर्सी, रॉन ने उसे सुधारा। मैल्फॉय बोला, जो भी नाम हो, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में वो चोरी छिपे चारों तरफ घूम रहा है। मैं शर्त लगाता हूँ वो किसी किसी फिराक में तो है। सोच रहा होगा कि नागशक्ति के वारिस को अकेले पकड़ सकता है। वो हल्के से खिल्ली उड़ाने वाली हंसी हंसा। हैरी और रॉन ने रोमांचित होकर एक दूसरे को देखा। मैल्फॉय पत्थर की नम और खाली दीवार के सामने रुक गया। उसने हैरी से पूछा, हमारा नया पासवर्ड क्या था? हैरी ने अटकते हुए कहा, पर मैल्फॉय ने का ध्यान उसके अटकने पर नहीं गया और बोला, ओ हाँ, शुद्ध खून। दरवाजे में छुपा पत्थर का दरवाजा खुल गया। मैल्फॉय इसके अंदर घुसा और हैरी और रॉन पीछे पीछे चले गए। नागशक्ति का कॉमन रूम लंबा और नीचा था। जमीन के नीचे बने इस हॉल में खुरदरे पत्थर की दीवारें और छत थी। छत पर गोल हरे लैंप जंजीरों से लटक रहे थे। उनके सामने वाले मैंटल पीस पर बहुत सी नक्काशी थी। उनके नीचे आग कड़कड़ा रही थी और चारों तरफ नक्काशीदार कुर्सियों पर बैठे नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों की परछाई दिख रही थी। मैल्फॉय ने हैरी और रॉन को आग से दूर रखी खाली कुर्सियों की तरफ बैठने का इशारा किया। यह इंतजार करना, मैं कुछ लाता हूँ, डैडी ने हाल ही में भेजी है। हैरी और रॉन हैरान थे कि न जाने मैल्फॉय उन्हें क्या दिखाने वाला है, पर सहज दिखने की भरसक कोशिश करते हुए वो कुर्सियों पर बैठ गए। मैल्फॉय 1 मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में अखबार की कतरन जैसी कोई चीज़ थी। उसने कतरन रॉन की नाक के नीचे बढ़ा दी। मैल्फॉय बोला, पढ़कर खुश हो जाओगे। हैरी ने देखा कि रॉन की आंखें दहशत में फैल गई। उसने खबर पढ़ी। इसके बाद वो जैसे मजबूरी में हंसा और वो कतरन हैरी की तरफ बढ़ा दी। इस खबर को दैनिक जादूगर से काटा गया था और उसमें लिखा था, जादू मंत्रालय में जांच। एक मगलू कार पर जादू करने के लिए मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर वीजली पर आज 50 गैलियन का जुर्माना किया गया। यह जादुई कार हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र विद्यालय में सितंबर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। विद्यालय के गवर्नर मिस्टर मैल्फॉय ने आज आर्थर वीजली के इस्तीफे की मांग की। मिस्टर मैल्फॉय ने हमारे संवाददाता से कहा, वीजली ने मंत्रालय की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। जाहिर है हमारे लिए नियम बनाने के काबिल नहीं है और उनका मूर्खतापूर्ण मगलू संरक्षण अधिनियम तत्काल खत्म कर देना चाहिए। इस बात पर टिप्पणी करने के लिए मिस्टर वीजली से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उनकी पत्नी ने संवाददाताओं से कहा कि वो चले जाएं, वरना वो परिवार के पिशाच से उन पर हमला करवा देंगी। जब हैरी ने कतरन उसे वापस की तो मैल्फॉय ने बेचैन होते हुए पूछा, तो खबर मजेदार नहीं लगी? हा 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 हा। हैरी फीकी हंसी हंसने लगा। मैल्फॉय ने हिकारत से कहा, उस आर्थर वीजली को तो मगलुओं से इतना प्यार है कि उसे अपनी छड़ी के टुकड़े कर देने चाहिए और उनके बीच में जाकर रह लेना चाहिए। वीजली परिवार को देखकर कौन कह सकता है कि वो शुद्ध खून का है? रॉन यानी क्रैब का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मैल्फॉय ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ क्रैब? पेट में दर्द है। तो अस्पताल जाओ और वहां जाकर भर्ती बदजातों को मेरी तरफ से एक लात मार देना। मैल्फॉय ने दांत दिखाते हुए कहा, तुम जानते हो इस बात की सबसे बड़ी हैरानी लगती है कि दैनिक जादूगर में कुछ छपा क्यों नहीं? उसने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है डंबलडोर सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हमले जल्दी नहीं रुके तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। पिताजी कहते हैं कि डंबलडोर हॉगवर्ट्स के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर है। उन्हें मगलू लोगों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कोई भी अच्छा हेडमास्टर क्रीवी जैसे घटिया बच्चे को यहाँ पर नहीं आने देता। मैल्फॉय एक काल्पनिक कैमरे से तस्वीरें लेने लगा और वो कॉलिन का क्रूर लेकिन सटीक अभिनय कर रहा था। पॉटर क्या मैं तुम्हारी तस्वीर ले सकता हूँ? पॉटर मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज़। पॉटर क्या तुम्हारे जूते चाट सकता हूँ? उसने हाथ नीचे किए और हैरी और रॉन को देखा। तुम दोनों का आज हो क्या गया है? बहुत देर बाद हैरी और रॉन ने खुद को हंसने के लिए विवश किया, पर मैल्फॉय इससे संतुष्ट हो गया। शायद क्रैब और गोयल हमेशा ही थोड़ा धीमा रिएक्शन देते थे। बदजातों का दोस्त संत पॉटर, उसमें भी जादूगरों के संस्कार नहीं है, वरना वो उस नकचड़ी बदजात ग्रेंजर के साथ नहीं घूमता और लोग सोचते हैं कि वो नागशक्ति का वारिस है। हैरी और रॉन ने सांस रोककर इंतजार किया। मैल्फॉय कुछ ही पलों में उन्हें बताने वाला है कि वही नागशक्ति का वारिस है, पर तभी काश मैं जानता कि नागशक्ति का वारिस कौन है, मैं उसकी मदद करता। रॉन का जबड़ा लटक गया, जिससे क्रैब का चेहरा सामान्य से ज्यादा मूर्खतापूर्ण दिखने लगा। सौभाग्य से मैल्फॉय की नजर उस तरफ नहीं गई। हैरी ने तेजी से सोचते हुए कहा, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि इस सब के पीछे कौन है? मैल्फॉय ने जवाब दिया, गोयल। तुम्हें कल ही तो बताया था कि मुझे नहीं पता, और कितनी बार बताऊं? और पिताजी भी नहीं बता रहे कुछ। आखिरी बार तहखाना कब खोला गया था? जाहिर है ये 50 साल पहले हुआ था और ये उनके समय के पहले की बात है, पर वो इस बारे में सब जानते हैं। उनका कहना है कि मामले को दबा दिया गया था और अगर मुझे इस बारे में जानकारी दी गई तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। पर एक बात मैं जानता हूँ कि आखिरी बार जब तहखाना खुला था एक बदजात मरी थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बार भी कोई ना कोई जल्दी मरने वाला है। बस मैं काश वो ग्रेंजर हो, उसने चटखारे लेकर कहा।
रॉन क्रैब की दैत्याकार मुट्ठी भींच रहा था। हैरी को लगा कि अगर रॉन ने मैल्फॉय को मुक्का मारा तो उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए हैरी ने उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में देखा। इसके बाद उसने मैल्फॉय से पूछा, क्या तुम जानते हो कि पिछली बार जिसने तहखाना खोला था वो पकड़ा गया या नहीं? मैल्फॉय बोला, अरे हाँ, वो जो भी था उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो शायद अब भी अज़्काबान में सड़ रहा होगा। अज़्काबान? हैरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मैल्फॉय ने हैरानी से देखा। अज़्काबान जादूगरों की जेल गोयल? सच्ची? तुम्हारी बुद्धि और कम हो जाए तो तुम पीछे की तरफ चलने लगोगे। वो अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पलटते हुए बोला, पिताजी कहते हैं कि मैं अपने काम से काम रखूं और नागशक्ति के वारिस को उसका काम करने दूं। वो कहते हैं कि स्कूल से बदजात गंदगी की सफाई होनी होगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं इस काम में पढूं। जाहिर है उनके पास भी इस समय बहुत सी उलझन है। पता होगा कि जादू मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही हमारी जागीर पर छापा मारा था। हैरी ने गोयल के सपाट चेहरे पर चिंता के भाव लाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। पिताजी के पास काले जादू का सामान पड़ा है, लेकिन किस्मत से हमारे ड्राइंग रूम के फर्श के नीचे खुफिया तहखाना है जिसमें सारा सामान छुपा है। अच्छा, रॉन बोला। मैल्फॉय ने उसकी तरफ देखा। हैरी ने भी। रॉन लज्जित हो गया। उसके बाल लाल होने लगे थे। उसकी नाक भी धीरे धीरे लंबी हो रही थी। 1 घंटे का समय खत्म हो गया था। रॉन फिर अब अपने पुराने रूप में आ रहा था, और जिस दहशत से उसने अचानक हैरी को देखा, स्पष्ट हो गया कि हैरी भी आ रहा था। उसने उछलकर खड़े होकर कहा, मुझे पेट दर्द की दवा चाहिए। इसके बाद एक पल की देरी किए बिना वो दोनों भागे। उन्होंने लाक्षक्ति के लंबे हॉल को सरपट पार किया, पत्थर की दीवार से सरसराते हुए निकले और गलियारों में दौड़ लगा दी। वो उम्मीद कर रहे थे कि मैल्फॉय को पता नहीं चला होगा। गोयल के बड़े जूतों में हैरी को अपने पैर फिसलते महसूस हो रहे थे, और जब उसका शरीर छोटा हो गया तो दुशालों को ऊपर कस के पकड़ना पड़ा। वो अंधेरे प्रवेश द्वार में सीढ़ियों पर धड़धड़ाते हुए चढ़े। उन्हें उस अलमारी से धमाचौकड़ी की दबी आवाज़ आ रही थी जिसमें उन्होंने क्रैब और गोयल को ताले में बंद किया था। उनके जूतों को अलमारी के दरवाजे के बाहर रखते हुए उन्होंने नंगे पैर सिर्फ मोज़ों में ही संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मायूस मीना की बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। रॉन ने अपने पीछे बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए और हंसते हुए कहा, तो हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ। हम ये तो नहीं जान पाए कि हमले कौन कर रहा है, पर कल ही मैं डैडी को खत लिखकर बता दूंगा कि मैल्फॉय के ड्राइंग रूम के नीचे तलाशी ले। हैरी ने चट के आईने में चेहरा देखा। वो पूरा सामान्य हो चुका था। उसने चश्मा पहन लिया। रॉन ने हरमाइनी के टॉयलेट का दरवाज़ा बड़बड़ाया, हरमाइनी बाहर आओ, बहुत सी बातें बतानी है। चले जाओ, हरमाइनी चीखी। हैरी और रॉन ने एक दूसरे को देखा। रॉन बोला, बात क्या है? अब तक तो तुम असली रूप में आ गई होगी, हम लोग तो। पर टॉयलेट के दरवाजे से मायूस मीना तैरती हुई आई। हैरी ने पहले कभी उसे इतना खुश नहीं देखा था। इंतजार करो जब तक उसे देख ना लो, जब देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। उन्होंने चटकनी खुलने की आवाज़ सुनी और हरमाइनी सुबकती हुई उसके सामने आई। उसने अपने दुशाले को सिर तक खींचा था। रॉन ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे ऊपर अभी तक मिलिसेंट की नाक लगी है या और कोई बात? हरमाइनी ने अपने दुशाले को नीचे किया और रॉन भौचक्का होकर पीछे वाले सिंक में गिर गया। हरमाइनी के पूरे चेहरे पर काले बाल थे। उसकी आंखें पीली हो गई थी और उनके बालों के बीच से लंबे नुकीले कान बाहर झांक रहे थे। हरमाइनी चीखी, वो बिल्ली का बाल था। मिलिसेंट पुलस्ट्रोड के पास बिल्ली होगी, और रूपांतरण काढ़े का प्रयोग जानवरों में बदलने को नहीं किया जा सकता। ओह ओह ओह, रॉन बोला। मीना खुश होते हुए बोली, आप लोग तुम्हारा भी पूरी तरह मजाक उड़ाएंगे। हैरी ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं हरमाइनी, हम तुम्हें अस्पताल ले चलेंगे। मैडम मॉम्फ्रे कभी सवाल नहीं पूछती है ज़्यादा। हरमाइनी को टॉयलेट छोड़ने के लिए मनाने में उन्हें बहुत समय लगा। मायूस मीना ने खुशी की किलकारी के साथ उन्हें उनके रास्ते पर तेजी से भेजा। तब तक इंतजार करो जब तक सबको पता ना चल जाए कि तुम्हारी पूंछ भी है।